study about the feudalism. So let's talk about the introduction part. The three orders, and this chapter will focus on three social categories, that is Christian priests, land landowners and इसके साथ ही peasants. And one more thing, that is the changing relationship between these three groups. Three groups कौन से? Christian priests, land owning nobles, that means landowners जो big landowners थे, and peasants के बीच में जो relationship change हो रहा था. And because of these changing relations, several centuries तक जो यूरोपियन हिस्ट्री है वो शेप होती रही. दैट मीन यूरोपियन हिस्ट्री जो थी वो क्रिएट हो रही थी बिकॉज ऑफ जैसे जैसे इनके रिलेशनशिप में जो चेंजेस आ रही थी वही हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में. इनके रिलेशनशिप कैसे थे, किस वजह से इनके रिलेशनशिप पे असर पड़ा और कैसा असर पड़ा, कैसा इम्पैक्ट पड़ा. नाउ नेक्स्ट इज social, economic and political changes which occurred in Western Europe between the 9th and 16th century. That is, this is the medieval period of the Europe. This 9th to 6th century period is counted as medieval period of Europe. So हम कहेंगे कि medieval period में जो social changes थी, social and economic changes थी, political changes थी, वेस्टर्न यूरोप में आ रही थी इस टाइम पीरियड के दौरान, वो हम रीड करेंगे इस चैप्टर में, वो हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे हमें बताया कि आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर सोशल चेंजेस आई, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आई, वो सब रोमन एम्पायर के फॉल के बाद ही आई है. आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर many groups of Germanic people from Eastern and Central Europe occupied regions of Italy, Spain and France. यहाँ पे आपको क्लियरली बताया हुआ है, हम आगे मैप देखेंगे नेक्स्ट में, बट आपको यहाँ पे दिमाग में रखने की जरूरत है इटली, द वर्ड इटली, स्पेन एंड फ्रांस, क्योंकि ये जो कंट्रीज है यहाँ पे ये जर्मनिक पीपल, दैट मीन जर्मन पीपल, जो जर्मन पीपल थे वो लोग यहाँ पे आ गए थे, उन्होंने ये एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था. और जर्मनिक ट्राइब्स कुछ थी, ठीक है, जर्मन की कुछ ट्राइब्स थी वो इन एरिया में आके उन्होंने वो सेटल डाउन हो गई, इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, ठीक है. नेक्स्ट है क्रिश्चियनिटी, जो हम इस पे पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में, वो ये है कि हमें क्रिश्चियनिटी के बारे में पता चलेगा. क्रिश्चियनिटी जो था ये ऑफिशियल रिलीजन था किनका? रोमन्स का. एंड फोर्थ सेंचुरी से तक, ठीक है, फोर्थ सेंचुरी से रोमन एम्पायर का ये ऑफिशियल रिलीजन था. एंड ये कोलैप्स कब हुआ? जब जैसे ही रोमन एम्पायर कोलैप्स हुई तब तक ये सरवाइव किया, फोर्थ सेंचुरी से लेके टिल द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी ही था. अब इसके साथ ही जो ग्रेजुअल स्प्रेड टू सेंट्रल एंड नॉर्थ यूरोप, आफ्टर दैट ये स्प्रेड होता गया स्लोली एंड स्टेडीली सेंट्रल एंड नॉर्थ यूरोप में. एंड जो चर्चेस जो थी उनको इम्पोर्टेंस मिलना स्टार्ट हो गई थी. चर्च ऑल्सो बिकेम अ मेजर church also became a major landholder and political power in Europe, क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी यूरोपियन कंट्रीज में. तो चर्चिस को जो था लैंड का हिस्सा भी दिया जाता था, एज वेल एज पॉलिटिकल पावर में भी उनका, पॉलिटिक्स पे भी उनका रोल रहता था. अगर आपको 9th का चैप्टर याद हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो वहाँ पे भी हमने 3 स्टेट्स के बारे में, 3 ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा है. तो कुछ ना कुछ स्टोरी वो यहाँ इस चैप्टर के साथ मैच कर रही है, तो आपको थोड़ा सा वो भी दिमाग में रखना पड़ेगा, वो स्टोरी जो हमने 9th में पढ़ी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में. ओके ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज. सोर्सेज कौन से थे जो हमें ये यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं? तो यूरोपियन हिस्टोरियंस ने डिटेल में वर्क किया है ऑन द हिस्ट्रीज ऑफ रीजन्स, दैट मीन यूरोपियन जितने भी रीजन्स हैं उनकी हिस्ट्री के ऊपर डिटेल में वर्क किया है. एंड इवन उन्होंने इंडिविजुअल विलेजेस के वर्क किए, विलेजेस में से भी हिस्ट्री लिखी है, विलेजेस की,
रीजन विलेज की हिस्ट्री लिखी हुई है। तो ये आपको यहाँ पे बताया उन्होंने कि इतनी डिटेल में हिस्ट्री लिखी हुई है कि वहाँ पे विलेजेस की भी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉसिबल कैसे हो पाया। फ्रॉम द मिडिवल पीरियड वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल उन हिस्टोरियंस के लिए अवेलेबल था, यूरोपियन हिस्टोरियंस के लिए, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स ऑफ द लैंड ओनरशिप, प्राइसेस एंड लीगल केसेस, ठीक है। एंड इसके साथ ही जैसे कि चर्चेस के जो रिकॉर्ड्स थे, चर्च में जो रिकॉर्ड्स होते थे बर्थ्स के, मैरिजेस के एंड डेथ्स के, जो जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि पूरी उस एरिया की फैमिलीज का स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर जो है रिकंस्ट्रक्ट कर सके कौन, यूरोपियन हिस्टोरियंस, ठीक है। अब इसके साथ ही इंस्क्रिप्शंस जो है चर्चेस पे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द ट्रेडर्स एंड एसोसिएशंस, इसकी वजह से भी हेल्प मिली हिस्टोरियंस को, ये भी एक सोर्स है। देन सॉन्ग्स एंड स्टोरीज जो एक सेंस देती है फेस्टिवल्स की एंड कम्युनिटी एक्टिविटी की, जिनकी वजह से हेल्प मिली हिस्टोरियंस को टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, ठीक है। अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट देखेंगे स्कॉलर्स के व्यू। नाउ स्कॉलर्स जो है बेसिकली बहुत सारे स्कॉलर्स ने वर्क की है, बट ब्लॉक जो है इनके ऊपर स्पेशली फोकस किया है क्योंकि इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो अर्ली स्कॉलर थे जिन्होंने फ्यूडलिज्म के ऊपर वर्क किया, उनका नाम था ब्लॉक। एंड यहाँ पे जो मार्क ब्लॉक थे, इन्होंने आर्ग्यू किया था दैट हिस्ट्री कंसिस्टेड ऑफ मच मोर देन जस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल। दैट मीन्स कि जो पॉलिटिकल लाइफ हिस्ट्री, अगर उन्होंने कहा कि इससे परे भी कुछ हिस्ट्री है, दैट मीन पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिक्स से के अलावा इंटरनेशनल रिलेशन, दैट मीन एक राजा के दूसरे राजा के साथ रिलेशन, और वहाँ के उन राजाओं की लाइफ, मतलब ग्रेट पीपल्स, वही ग्रेट पीपल्स है जो राजा लोगों की लाइफ के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा कि इन लोगों के अलावा भी और भी कुछ ऐसी जगह से कि और भी हिस्ट्रीज है, और भी ऐसे कंपोनेंट्स है जिनके ऊपर हिस्ट्रीज हमें मिल सकती है या हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। और इनका एम्फेसाइज किसके ऊपर था, इन्होंने स्ट्रेस किसके ऊपर दिया हुआ था, ब्लॉक ने, इनके अकॉर्डिंग जो ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस रहती है इन शेपिंग द ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस रहती है ज्योग्राफी की, कि वो किस एरिया के बारे में लिख रहे हैं, किस एरिया के साथ कौन से लोग कनेक्टेड हैं। तो एरिया वाइज जो है, तो ज्योग्राफी कहेंगे या एरिया कहेंगे, एरिया वाइज जो है जो हिस्ट्री है वो वेरी करती है, ठीक है। एंड द नीड टू अंडरस्टैंड द कलेक्टिव बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, इफ वी हैव टू स्टडी अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, कलेक्टिव बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है तो हमें लाइक ज्योग्राफी ही हेल्प करेगी, ठीक है, कि किस ज्योग्राफिकल एरिया से वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकली हर एरिया के ट्रेडिशन कल्चर्स जो है वो वेरी करते हैं। नाउ ब्लॉक की फ्यूडल सोसाइटी, दिस इज द नेम ऑफ द बुक, ठीक है। एंड इस पे क्या लिखा है इन्होंने, इस पे इन्होंने अबाउट द यूरोपियंस लिखा हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलरली फ्रेंच सोसाइटी के बारे में जो एग्जिस्ट कर रही थी 900 से लेके 1300 तक। एंड इन्होंने इस पे डिस्क्राइब किया है इन डिटेल सोशल रिलेशंस एंड हिरारकीज। हिरारकीज पे यहाँ पे आपको बता दूं, हिरारकीज क्या है, रैंकिंग, रैंकिंग करते हो, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे, दिस इज योर हिरारकी। तो इन्होंने अपनी बुक में सोशल रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया है, डिस्क्राइब किया है, हिरारकीज जो उस टाइम सोसाइटी में थी उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल भी दे सकती हूँ यहाँ पे, जैसे कि उस टाइम की फ्रेंच सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंच सोसाइटी में हिरारकी कैसी थी, किंग था, 3 ऑर्डर्स की बात ले लो आप, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि नोबेलिटी थी, क्लर्जी थी, देन कॉमन पीपल थे, ठीक है, पीजेंट्री थी, हम ऐसे ही पढ़े तो ये क्या हिरारकी थी फ्रेंच सोसाइटी की। तो यही है रैंकिंग। अब इसके साथ ही लैंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा आपको इस बुक में, ठीक है, एंड पॉपुलर कल्चर ऑफ दैट पीरियड, ठीक है।
उस पीरियड के जो पॉपुलर कल्चर्स थे उसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है इनका जो करियर था, ये स्पेशली सिर्फ ब्लॉक के करियर के बारे में कहा है कि ये कट शॉर्ट हो गया, दैट में इनकी डेथ हो गई थी कब, जब नाजी ने इनको शूट कर दिया, व्हेन ही वाज शूट बाय द नाजी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज ने इनको शूट कर दिया था एंड इनका करियर जो था वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि इनकी तो डेथ होगी वहां पे, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे है फ्यूडलिज्म। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली फ्यूडलिज्म क्या है। तो देखो फ्यूडलिज्म जो है, फ्यूडल सोसाइटी, अगर हमने पीछे ही चैप्टर पढ़ा है रोमन एम्पायर में भी हमने देखा कि फ्यूडलिज्म का डिस्कशन हुआ है, वहाँ पे स्लेव्स वगैरह जो थे वो रखे जाते थे काम के लिए। तो यहाँ पे भी उन्होंने बीच में मेंशन किया है कि देखो फ्यूडलिज्म कहीं ना कहीं बीच में हमें पढ़ने को मिलेगा कि फ्यूडलिज्म का ओरिजिन रोमन एम्पायर में भी था, उसकी जड़ें जो थी या वीकेंड से उसकी रूट्स जो थी रोमन एम्पायर में भी स्प्रेडेड देखी हमने। तो यस हमने देखी, हमने इससे प्रीवियस वाला चैप्टर पढ़ा रोमन एम्पायर, तो उसमें तो थे ही ये डिस्कस किया था कि वहाँ पे स्लेव से वर्क करवाया जाता था, लैंड ऑनर्स जो थे, लैंड लॉर्ड्स थे, उनका रिलेशन होता था पीजेंट्स का, पीजेंट्स जो थे स्लेव्स रखते थे। तो ये हमने सारा पढ़ा। तो इसके साथ ही यहाँ पे देखते कि फ्यूडलिज्म का क्या कहा हुआ है इन्होंने। So the term feudalism has been used by historians to describe the whole to describe the economic, legal, political, and social relationship that existed in the Europe in the medieval era. That means feudalism जो है वो यूज किया हुआ है इस टर्म को, इस यहाँ पे हिस्टोरियन ने किस चीज को डिस्क्राइब करने की, होल सोसाइटी। दैट मीन उस टाइम की जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी को पूरा डिस्क्राइब किया है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म उन्होंने यूज किया फ्यूडलिज्म। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल रिलेशन। तो ये हुआ ना होल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, जो मिडिवल एरा की सोसाइटी थी जो यूरोप में एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पे फ्यूडलिज्म में आपको क्लियर कर देती हूँ एक बात कि फ्यूडलिज्म में था क्या, जो रिलेशनशिप था बिटवीन द किंग एंड नोबल एंड पीजेंट, ये तीन लोग थे जो इस सोसाइटी में एक दूसरे के साथ वी कैन से कनेक्टेड थे। किंग जो है लॉर्ड उसे कहा गया है, ठीक है। लॉर्ड का रिलेशनशिप किसके साथ है? बिग लैंड ओनर्स के साथ, ठीक है। एंड बिग लैंड ओनर्स के अंडर कौन है? वर्कर्स है जो उन्हें काम करके दे रहे हैं ऑन द लैंड। तो यहाँ पे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। दिस फ्यूडलिज्म जो वर्ड है ड्राइव फ्रॉम जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो वर्ड है फ्यूड, जिसका मतलब है पीस ऑफ लैंड, ठीक है। इट रेफर्स टू अ काइंड ऑफ सोसाइटी दैट डेवलप्ड इन मिडिवल फ्रांस एंड लेटर इन इंग्लैंड एंड साउदर्न इटली। पहले ये फ्रांस में डेवलप हुआ, फिर वहां से फैलता फैलता ये ट्रेंड इंग्लैंड में फैल गया, और वहां से ये ट्रेंड फैलता फैलता इटली में भी फैल गया, ठीक है। अब इसके साथ ही हम इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं फ्यूडलिज्म की क्या है। तो इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्यूडलिज्म जो है refers to a kind of agriculture production which is based on the relationship between lord and the peasants. तो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है लॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स। तो यहाँ पे आपको लॉर्ड्स बताए हैं, लॉर्ड्स कौन है यहाँ पे, लाइक आप किंग रख सकते हो यहाँ पे। एंड पीजेंट्स कौन है यहाँ पे बिग लैंड होल्डर्स, बिग लैंड ऑनर्स जो है वो है पीजेंट्स, क्लियर। तो देखो लॉर्ड को सर्विस पीजेंट प्रोवाइड कर रहा है, किसके तौर पे? वो एग्रीकल्चरल वर्क करवा रहा है वर्कर से ऑन द फील्ड ऑफ लैंड, फील्ड ऑफ लॉर्ड एंड अपनी फील्ड्स के ऊपर। तो जो प्रॉफिट है वो किसे जा रहा है? लॉर्ड को जा रहा है, कुछ प्रॉफिट पीजेंट को जा रहा है जो बिग लैंड ओनर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे द पीजेंट्स कल्टिवेटेड देयर ओन लैंड, अपनी जमीन को भी कल्टिवेट करते थे पीजेंट, एज वेल एज दैट ऑफ द लॉर्ड, दैट मीन लॉर्ड की फील्ड को भी कल्टिवेट करते थे यही पीजेंट्स। So peasants performed labor service for the lords, who in exchange provided military protection. So lord को peasants क्या प्रोवाइड करते थे? लेबर सर्विस। और
लॉर्ड की ड्यूटी क्या है टुवर्ड्स द पीजेंट्स, उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये वैसे ही है जैसे किंग क्या कर रहा है प्रजा के लिए एंड प्रजा क्या करे किंग के लिए। प्रजा का काम है किंग को सर्विस प्रोवाइड करना, किंग का काम है प्रजा को सुरक्षित रखना। ये इस तरह का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे, दे ऑल्सो हैड एक्सटेंसिव जुडिशियल कंट्रोल ओवर पीजेंट्स। बट यहाँ पे उन्होंने बताया है हमें एक स्पेशल पॉइंट, वो ये है कि पीजेंट्स जो थे वो फ्रीली होते थे, लॉर्ड का पूरा कंट्रोल था उनके ऊपर, उन पीजेंट्स के ऊपर, क्योंकि लॉर्ड की जमीन किसके पास है, पीजेंट्स के पास है, तो जुडिशियल कंट्रोल तो होगा ही लॉर्ड का पीजेंट्स के ऊपर। तो हम ये सोचने की गलती नहीं कर सकते कि पीजेंट्स जो है वो फ्री थे, कि लॉर्ड्स की जमीन कल्टीवेट कर रहे थे और आजादी के साथ घूम रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। ये जो फ्यूडलिज्म के रूट्स अगर देखें हम, हैव बीन ट्रेस्ड इन रोमन एम्पायर, देखो सेम पॉइंट आ गया ना, रोमन एम्पायर में इसके रूट्स जो है वो ट्रेस किए गए ड्यूरिंग द एज ऑफ एंड ड्यूरिंग द एज ऑफ द फ्रेंच किंग चार्ल चार्ल मैगर 742 से लेके 840। तो ये फ्यूडलिज्म के रूट्स जो देखे गए, एक रोमन एम्पायर में देखे गए और दूसरा जो है फ्रेंच किंग जो है चार्ल मैगन, इनके टाइम पीरियड में देखे गए, ठीक है। स्प्रेड हो रहा है फ्यूडलिज्म। अब यहाँ पे देखो फ्रांस एंड इंग्लैंड की बात करते हैं, आपकी बुक के ऊपर भी मैप दिया हुआ है, पहले हम उस मैप को देखते हैं। ये आपका बुक वाला मैप है। तो इस मैप पे हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाया हुआ है फ्रांस एंड इंग्लैंड की। अगर हम बात करें, देखो फ्रांस जो आज के टाइम में हम पढ़ते हैं कि फ्रांस इज अ कंट्री एंड इंग्लैंड इज अ कंट्री, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने मैप आपका बुक वाला दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मेंडी एंड गॉल आपको दिख रहा है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस एंड इंग्लैंड वाले टॉपिक में। गॉल जो है प्रोविंस, गॉल प्रोविंस, तो ये क्या है बेसिकली फ्रांस, लेटर ऑन इसका नाम क्या पड़ गया, फ्रांस, ठीक है। अब ये जो इंग्लैंड है, पता है आपको यूके एंड इंग्लैंड सेम, ठीक है। एंड ये देखो इंग्लिश कैनाल बीच में आ रहा है, इसे ध्यान से देखा, ये आपका बुक वाला मैप जो है इसको मैं कंपेयर करूंगी आज के यूरोपियन मैप के साथ। और यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है, देखो जर्मन स्टेट, दैट मीन ये जर्मनी है, ये फ्रांस आ गया, ये स्पेन आ गया, और यहाँ पे नीचे इटली आ जाएगा आपका, ये रहा इटली। तो अगर आज हम मैप पे देखें तो हमें ऐसे ही पूरा मैप दिखेगा, यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे इटली है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे यूके है। तो ये मैप आपको, यहाँ पे अफ्रीका है, ये आपको मैप दिखाया हुआ है। अब हम आज, ये आपकी बुक वाला मैप है, अब हम आज के मैप के ऊपर चलते हैं। आज के मैप के अकॉर्डिंग ये देखो, अभी के मैप के ये गॉल वाला एरिया कौन सा आ गया, फ्रांस नाम कन्वर्ट हो गया। अब इसी की स्टोरी हम पढ़ेंगे कि गॉल से ये फ्रांस कैसे बन गया, ठीक है, और इसका रिलेशन जर्मनी के साथ क्या है, ये बातें हमें यहाँ पे फोकस्ड पढ़नी है अभी, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो इंग्लिश कैनाल, बुक के अकॉर्डिंग आपके बुक मैप है, बुक के ऊपर इंग्लिश कैनाल का मेंशन हुआ ना, ये देखो इंग्लिश कैनाल चैनल, सॉरी इंग्लिश चैनल, यहाँ पे ये यूके, ठीक है, ये आपका यूके आ गया। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है इंग्लैंड, ठीक है। अब आई होप आप लोग इसे इन दोनों मैप्स को कंपेयर कर लेंगे अच्छी तरह से। अब मैं आपको बताती हूँ ये गॉल का जर्मनी के साथ क्या रिलेशन था, और गॉल जो है फ्रांस कैसे बन गया बिकॉज ऑफ जर्मनी, हाँ, क्या इनका कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखो ये है जर्मनी, जर्मन स्टेट्स लिखा हुआ आपकी बुक के मैप के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको गॉल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। जो गॉल था ये प्रोविंस था ऑफ द रोमन एम्पायर, दैट मीन इस एरिया के ऊपर कंट्रोल किसका था, रोमन एम्पायर का। और रोमन एम्पायर जब हमने पढ़ा चैप्टर, तो मैंने आपको स्पेशली एक पॉइंट दिया था कि मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग में जितना भी एरिया वो रोमन्स का था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। अभी फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि मेडिटेरियन का, ये देखो मेडिटेरियन सी आपको दिख रहा है सारा, इसके आगे पीछे के ये एरिया, तो ये तो रोमन्स के है, ये एरिया जो है ये रोमन्स के ही कंट्रोल में थे।
तो यहाँ पे बताया है कि गॉल जो प्रोविंस था ये रोमन एम्पायर का एरिया था, ये रोमन एम्पायर का प्रोविंस था। अब इसके साथ ही इस गॉल प्रोविंस की दो जो थी वी कैन से टू कोस्ट लाइन्स थी, माउंटेन रेंजेस भी थी यहाँ पे, लॉन्ग रिवर्स भी थी यहाँ पे, फॉरेस्ट भी थी, लार्ज ट्रैक्ट्स भी थे, प्लेन्स भी थे, जो सब सूट करता था किसके लिए, एग्रीकल्चर। तो हम कह सकते हैं ये एरिया बहुत अच्छा माना जाता था किसके लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ये तो हमने ज्योग्राफी की बात कर दी, ठीक है, कि गॉल प्रोविंस कैसा था। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फ्रैंक्स, जो एक जर्मन ट्राइब थी, फ्रैंक्स जो थे यहाँ की एक ट्राइब थी, जर्मनी की एक ट्राइब थी, उन्होंने अपना नाम दिया गॉल प्रोविंस को। ठीक है, वो आए जर्मनी से गॉल में, फ्रैंक्स, ठीक है, ये जर्मन ट्राइब थी, फ्रैंक्स आए गॉल में एंड इस गॉल का नाम चेंज होके फ्रांस पड़ गया। ठीक है, फ्रॉम द 6th सेंचुरी, और यहाँ पे गॉल की जगह फ्रांस इसे कहना स्टार्ट कर दिया फ्रैंक्स के नाम के साथ। ठीक है, फ्रैंक्स एंड फ्रांस ये जुड़े हुए दो शब्द हैं। तो फ्रैंक्स जब यहाँ पे जर्मनी से शिफ्ट हुए गॉल में, तो उन्होंने गॉल का नाम चेंज करके फ्रांस रख दिया। ठीक है, ये क्लियर होगी स्टोरी कैसे कनेक्टेड हुए जर्मनी के साथ। यहाँ की एक हम कहेंगे जर्मन ट्राइब, यहाँ की एक ट्राइब आई थी, ठीक है, कहाँ पे शिफ्ट हुई थी, गॉल में शिफ्ट हुई थी एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए। तो उसके बाद वो नाम जो था गॉल का चेंज हो गया इनटू फ्रांस। क्लियर। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नाउ जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगी जर्मन ट्राइब, तो इस रीजन को वो रूल करना स्टार्ट कर दिया वहाँ उन्होंने, एंड उन्होंने एक किंगडम बना ली इस एरिया में, जो फ्रांस में किंगडम बना ली, एंड फ्रैंकिश किंग रूल करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। एंड रिलीजन क्या स्प्रेड हुआ, क्रिश्चियनिटी, क्योंकि ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी जो था यूरोप में काफी स्प्रेडेड रिलीजन था, तो यहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी जो थी वो फॉलो करना स्टार्ट कर दी, स्प्रेड करना स्टार्ट कर दी, क्रिश्चियनिटी धर्म जो था वो फॉलो होना स्टार्ट हो गया। तो अगर हम फ्रेंच की बात करें, द फ्रेंच हैड वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्स, यहाँ पे आपको लिख के भी यहाँ पे स्लाइड्स पे बताया हुआ, बट मैं आपको मैप पे भी मैप पे ही सारा मेंशन कर दूँ कि जो फ्रेंच थे उनके बहुत अच्छे लिंक्स थे विद द चर्च। ठीक है, एंड फर्दर ये रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो गए और भी ज्यादा मजबूत हो गए इन 800 के टाइम पीरियड में विद द पॉप, जब पॉप ने किंग किंग का नाम है चार्ल मैगन, जब उन्होंने चार्ल मैगन को टाइटल एक दिया, दैट इज होली रोमन एम्परर। तो पोप की इम्पोर्टेंस थी इन द सोसाइटी, जब पोप ने किंग को खुद टाइटल दे दिया, तो ये पोप के लिए ऐसी बात होगी जैसे भगवान ने उनको आके जमीन पे कुछ कह दिया। ठीक है, जैसे भगवान ने आके उनको जमीन पे टाइटल दे दिया। ठीक है, तो इसलिए पोप एंड किंग्स का रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। ठीक है, एंड ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। एंड देखो फ्रेंड्स, रेवोल्यूशन में भी हमने यही पढ़ा था कि किंग्स और चर्चेस की आपस में अच्छे रिलेशन थे। किंग्स एंड पोप्स जो थे, चर्च पेरेंट्स जो थे, जो वहाँ के प्रीस्ट थे चर्च के, उनकी रिलेशनशिप अच्छे थे। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही पढ़ा था, और ये लाइन इस बुक की ये वाली पैराग्राफ भी हमें यही बता रहा है कि पोप्स एंड किंग्स के रिलेशनशिप अच्छे थे। अब इसके साथ ही अक्रॉस द नैरो चैनल, अक्रॉस द नैरो चैनल की अगर बात करें, दिस इज योर चैनल, दिस छोटा सा जो चैनल है आपका इंग्लिश चैनल, इसके अक्रॉस में क्या है, इंग्लैंड है हमारा, और इंग्लैंड के ऊपर क्या है, स्कॉटलैंड है। ठीक है, इन द 11th सेंचुरी ये भी कॉन्कर कर लिए गए, ये जो एरियाज थे ना, ये वाला और ये वाला, ये भी कॉन्कर कर लिया किसने, ड्यूक ऑफ द फ्रेंच प्रोविंस नॉर्मंडी। इस प्रोविंस का जो ड्यूक था, इस प्रोविंस का जो ड्यूक था, उसने ये इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड को भी अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। एंड ड्यूक को ना यहाँ पे ड्यूक आप एज अ किंग यहाँ पे मान सकते हो, समटाइम्स दिस इज
चैप्टर में हम पढ़ेंगे या किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे किंग से थोड़ा सा लोअर स्टेटस होता है या लोअर डेजिग्नेशन होता है ड्यूक का, ठीक है। तो बट हम यहाँ पे एज ए किंग मान के चलेंगे उसे। ड्यूक का अगर आप यूनिक डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पे है अ मेल होल्डिंग हाईएस्ट हेरिडिटरी टाइटल दैट इज ड्यूक, okay। So this is all about this topic, France and England. So our topic ends here today. Thank you.